डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अफशा हुमा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। हम कोर्स टाइटल क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कोर्स कोड 8611 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग की बेसिक डेफिनेशन और उसके एलिमेंट्स के ऊपर। हमने एक डिस्कशन प्रोग्राम किया जिसमें मेरे साथ मेरी साथी असातिज़ा ने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जो आम राय पाई जाती है, लोग जिस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को परसीव करते हैं या उसको मीनिंग देते हैं, उसके ऊपर बात की। आज हम लिटरेचर से स्पेसिफिक डेफिनेशंस लेंगे और उस पर बात करेंगे कि लिटरेचर हमें क्या बताता है। आज इस साल में 2023 में क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जिस कदर तहकीक हो चुकी है और जो काम हो चुका है, आज इस दौर में जब हम लफ्ज़ क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी क्या मुराद होती है। सबसे पहले हम गुज़िश्ता सदी की एक डेफिनेशन, जब क्रिटिकल थिंकिंग को एक टर्मिनोलॉजी मिली और एक डेफिनेशन मिली, वहाँ से इब्तदा करते हैं। दिस वॉज ईयर 1941 एंड एडवर्ड ग्लेजर वॉज द ऑथर, जिसने क्रिटिकल थिंकिंग को एक फिनोमिना की तरह डिस्क्राइब किया और फिर उसको डिफाइन किया। द डेफिनेशन इज द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स: एन एटीट्यूड of being disposed to consider in a thoughtful way the problem and subjects that come within the range of one's experience, the knowledge of the methods of logical inquiry and reasoning, and some skills in applying those skills. इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू ग्लेजर क्रिटिकल थिंकिंग के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है एक एटीट्यूड, एक रवैया, यानी वो रवैया कि जब भी आपके सामने कोई नई बात, कोई नया वाक़या या कोई नया मसला आए तो आप एक थॉटफुल वे में उसके बारे में मुकम्मल तहकीक करें। दूसरा हिस्सा है तहकीक करने के तरीक़ों का नॉलेज, द नॉलेज ऑफ हाउ टू थिंक लॉजिकली एंड हाउ टू फाइंड आउट मोर। थर्ड पार्ट इज़ टू अप्लाई दो स्किल्स। इससे मुराद ये हुई कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को सिर्फ एक सोच नहीं कह सकते। क्रिटिकल थिंकिंग एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो सोच से शुरू होता है, लेकिन कुछ सर्टेन स्किल्स को अप्लाई करके उस सोच को मुकम्मल करता है। ये तो थी 1941 में गिवन एक डेफिनेशन। अब हम आते हैं 1987 में, जब नेशनल काउंसिल ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग का वजूद अमल में आया और इस काउंसिल की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उसमें दी गई डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ अ डिसिप्लिन्ड प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली कंसेप्चुलाइजिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग and or evaluating information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning or communication as a guide to belief and action. इस डेफिनेशन के भी अगर हम हिस्से करके देखें तो इसमें दो बातें अलग की गई हैं। एक तो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है किसी भी ज़रिए से, उसको एनालाइज करना, उसको सिंथेसाइज करना, उसको इवैल्यूएट करना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। और एक वो इन्फॉर्मेशन है जो आप जनरेट कर रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने रिफ्लेक्शन से, उसको शेयर करने से पहले उसी अमल से गुजारना, यानी उसको भी एनालाइज करना, उसको भी सिंथेसाइज करना और उसको भी इवैल्यूएट करना बिफोर यू शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू एनीवन। तो इन दोनों बातों के मुतालिक अगर हम वापस जाके ग्लेजर की डेफिनेशन को देखते हैं तो फिर हमें पता ये चलता है कि ये उसी रवैये और स्किल्स की एप्लीकेशन है। लेकिन इस डेफिनेशन ने एक चीज़ का इजाफा किया कि हमें क्रिटिकल थिंकर सिर्फ हमारे तक पहुंचने वाली ऑब्जर्वेशन या हमारे तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का वही प्रोसेस अपनी सोच पर और अपनी बात पर भी अप्लाई करना होगा। ये दोनों प्रोसेस पैरेलल चलेंगे, देन वी विल से दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग।
1987 में दी गई इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम पहुंचते हैं 2007 में दी गई एक और डेफिनेशन जो कि आज तक एप्लीकेबल है और हम उसको इस कोर्स में भी इसी तरह से ऑपरेशनलाइज करेंगे। ये डेफिनेशन दी गई है बाय लिंडा एल्डर 2007। A well cultivated critical thinker is the one who raises vital questions and problems, gathers and assesses relevant information, comes to well-reasoned conclusions and solutions, then offers them after testing against relevant criteria and standards. इसमें फिर लिंडा एल्डर वही चीज़ रिपीट कर रही हैं लेकिन कुछ थोड़े से एलिमेंट्स के बाद। पहले हम जब इन दोनों डेफिनेशंस को देख रहे थे तो उसमें ज़्यादातर सोच विचार का अमल शामिल था। ग्लेजर की डेफिनेशन में रिसर्च या तहकीक का थोड़ा सा एलिमेंट मिलता है, लेकिन लिंडा एल्डर के मुताबिक रिसर्च इसका एक अहम जुज़्व है। आप कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी ऑब्जर्वेशन को आगे शेयर नहीं करेंगे और आप उसमें बिलीव भी नहीं करेंगे जब तक कि आप उस पर लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च अप्लाई नहीं कर लेंगे। रिफ्लेक्ट ओपन माइंडेडली एक एडिशनल एलिमेंट है। अब ये जो ओपन माइंडेडनेस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने जहन से वो तमाम स्टैंडर्ड्स निकाल दूं जो मैंने पहले से बना रखे हैं और वो तमाम यकीन जिसके ऊपर मैं जामिद होकर खड़ी हो जाती हूँ उसको हटाऊँ, तो फिर होगी ओपन माइंडेडनेस। यानी मैंने पहले से अगर कोई आर्ग्यूमेंट या अगर कोई बिलीफ बना रखा है इस नए मसले के बारे में या इस नई ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो रिफ्लेक्शन शुरू कैसे होगा? रिफ्लेक्शन तब शुरू होगा जब मैं पहले ऑल्टरनेट ओपिनियन और ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट या ऑपोजिट ओपिनियन और ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट को लेने को तैयार हो जाऊं, यानी मैं उसको रिसीव करने को तैयार हो जाऊं ओपन माइंडेडली, और उसके बाद उसको मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के साथ रख के देखूं। ये काम करना हर शख्स के बस की बात नहीं है। इस वजह से दुनिया में अगर आप देखें तो क्रिटिकल थिंकर्स और क्रिटिकल फिलोसोफर्स बड़े बड़े नाम रहे और लोग उनके पास जाते थे सवालों के जवाब लेने के लिए। इस ट्रेडिशन की जो हमें रूट्स मिलती हैं वो ग्रीक्स में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हम सब ने पढ़ रखा है, हमने अरस्तु के बारे में पढ़ रखा है, हमने अफलातून के बारे में पढ़ रखा है, फिर हम आगे आते हैं मिडिल एजेस में आते हैं तो हमने इब्ने खुल्दून के बारे में भी पढ़ रखा है, हमने इब्ने सीना के बारे में भी पढ़ रखा है। ये कौन लोग थे? ये क्या कर रहे थे? उस ज़माने के बाकी लोग भी उन्हीं अवामिल का, उन्हीं मज़ाहिर का मुशाहिदा कर रहे थे जिनका ये मुशाहिदा कर रहे थे, लेकिन ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में जाते थे। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है मैंने जो पहले से सोच रखा है उस पर नज़र-ए-ज़ानी की जाए, और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि जो कुछ मेरे सामने आ रहा है उसको मुकम्मल तहकीक और तज्ज़िये के बाद एक्सेप्ट किया जाए और शेयर किया जाए। क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन को समझने के बाद, क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस को समझने के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन ही की वेबसाइट पे मिलती है वो है एलिमेंट्स ऑफ थॉट। एलिमेंट्स ऑफ थॉट को समझना ज़रूरी है। जब मैं आपसे बात कर रही थी और डेफिनेशंस आपके साथ शेयर कर रही थी तो आपने कुछ अल्फाज सुने उन डेफिनेशंस में, लाइक एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, एवैल्यूएटिंग। अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ रखी है, और जो कि ज़्यादातर एजुकेशन के स्टूडेंट्स ने पढ़ रखी होती है, अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ रखी है तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी नीचे के 3 लेवल्स को छोड़ के जब हम ऊपर के 3 लेवल्स पे बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, तो वो है एनालिसिस, एवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी। ये वही थॉट लेवल है जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन में देखते हैं। इस थॉट के एलिमेंट्स को जानना भी ज़रूरी है, एक टीचर के लिए भी ज़रूरी है और अपने स्टूडेंट्स को भी
इन एलिमेंट्स के बारे में बताना ज़रूरी है। हम बच्चों के सामने मसला तो रखते हैं, लेकिन हम बच्चों से कभी इन थॉट प्रोसेस के ऊपर बात नहीं करते। जब मैं अपनी तालीम, आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर थी, तो मुझे मेरी एडवाइज़र हमेशा ये कहा करती थी, यू हैव गुड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। जब मैंने 21st सेंचुरी स्किल्स को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, और फिर मैंने मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को ओपन अप करके पढ़ना शुरू किया। तो मेटाकॉग्निटिव स्किल से मुराद ये है कि मैं एज अ लर्नर जो कुछ सीख रही हूँ, जो कुछ समझ रही हूँ, मुझे उसको सीखने और समझने का प्रोसेस पता हो। तो हम बच्चे को तालीम देते हैं, हम बच्चे के आगे निसाब रख देते हैं, हम बच्चे के आगे लेसन रख देते हैं, प्रॉब्लम रख देते हैं सॉल्विंग के लिए, लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेस है उस पर बच्चे से कभी बात नहीं करते, उस पर टीचर्स भी आपस में बात नहीं करते। इस पूरे कोर्स का मकसद ये है कि हम उन प्रोसीजर्स के ऊपर बात करें कि वो थॉट एलिमेंट्स क्या हैं, वो थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, जिनसे गुज़रने के बाद हम क्रिटिकल थिंकिंग करने के काबिल होंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है पर्पस, पर्पस ऑफ थिंकिंग, पर्पस ऑफ लर्निंग। जो मसला सामने है उसको समझना, उसको खोल के बयान करना और पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसका मकसद क्या होगा। जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती थी तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछा करते थे कि मैडम ये हमें कहाँ काम आएगा, तो मेरे लिए उनका ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट था। फिर मैं अगले लेसन पे जाने से पहले इस सवाल की तैयारी करके जाती थी कि जो प्रॉब्लम या जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग हम सीखने जा रहे हैं ये हमें काम कहाँ आएगा, इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों सीखा जाए। सो द थॉट प्रोसेस शुड बिगिन विद अ पर्पस। हम पर्पस को कहीं आखिर के लिए नहीं छोड़ सकते। जब हम लेसन प्लानिंग कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम उसके शुरू में पर्पस लिखते हैं और फिर आखिर में जाके उसकी असेसमेंट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग उस पर्पस को रीइटरेट करना और बच्चों के साथ भी शेयर करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम। अगर आप सिंपली बच्चे के सामने एक लेसन रख देंगे, एक बना बनाया सॉल्यूशन रख देंगे, आप उसको बता देंगे कि अच्छा सैयारे इतने हैं, ज़मीन से इतने फासले पे हैं, सूरज ज़मीन से इतने फासले पे है, ये है, ये है, तो ये क्या है, ये फैक्चुअल नॉलेज है। इस फैक्चुअल नॉलेज पे ना तो बच्चे के जहन में सवाल उठ रहा है, ना आपने इसको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बना के पेश किया है। सवाल अगर यहाँ से शुरू होता कि हमें मुख्तलिफ़ औकात में गर्मी क्यों लग रही है, हमें मुख्तलिफ़ वक्त में सूरज मुख्तलिफ़ रंग का क्यों नज़र आ रहा है, इनको हम किसी भी लेसन के शुरू में कहते हैं बिग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले पर्पस एंड देन क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम, जिससे इंक्वायरी शुरू हो जाए। इंक्वायरी के फ़ौरन बाद जैसे ही बच्चे के जहन में इंक्वायरी शुरू होगी तो अजम्पशंस आना शुरू हो जाएंगी। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट वाज पर्पस, सेकंड वाज अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड द थर्ड थिंग इज अजम्पशंस। यानी बच्चा उस पर मफरूज़े कायम करे, जहन उस पर मफरूज़ा कायम करे। जो सवाल हमने पेश किया है फौरी तौर पे उसका जवाब ना दे दिया जाए। हम बच्चे की किताब में सवाल लिखवाते हैं, कॉपी में सवाल लिखवाते हैं और कहते हैं अब लिखो, और फिर हम जवाब लिखवाना शुरू कर देते हैं। या बहुत सारे टीचर्स की ये हैबिट फॉर्म हो चुकी होती है कि वो क्लास में सवाल करते हैं, एक नज़र बच्चों पे दौड़ाते हैं और उसके बाद जवाब दे देते हैं। पॉज दें, क्वेश्चन के बाद अजम्पशंस जनरेट होने दें, और उसमें सही अजम्पशंस भी होंगी, उसमें गलत अजम्पशंस भी होंगी। लर्निंग का प्रोसेस, थिंकिंग का प्रोसेस सिर्फ सही से शुरू नहीं होता, और इस कोर्स के आखिर में शायद आप और मैं इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जिसको हम सही समझते हैं वो हमेशा सही होता भी नहीं, उस पर भी सवाल उठाया जा सकता है। जब बच्चों की और जहन की अजम्पशंस आपके सामने आ जाएं तो सिर्फ सही अजम्पशन पे बात नहीं करनी है। द फोर्थ एलिमेंट इज पॉइंट्स ऑफ व्यू। हर बच्चे ने, हर जहन ने
जो अजम्पशन जनरेट की है उसने एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉब्लम या क्वेश्चन को देखा होगा. सो द फोर्थ एलिमेंट इज पॉइंट ऑफ व्यू. लेट देम एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू. लेट द माइंड रीथिंक द पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने एक मफरूज़ा तैयार किया, किसी और बच्चे ने एक मफरूज़ा तैयार किया, किसी और बच्चे ने एक मफरूज़ा तैयार किया और तीनों ने अलग अलग जवाब जनरेट कर दिया. अब हम तीनों को मौका मिलना चाहिए. और जब मैं कह रही हूँ अपने आप को, तो मैं एज अ टीचर कह रही हूँ और मैं अपने आप को बच्चे के बराबर ला के खड़ा कर रही हूँ कि जब सवाल सामने आया तो एक मफरूज़ा मेरे पास है, एक मफरूज़ा किसी बच्चे के पास है और चंद मफरूज़े किसी और बच्चों के पास भी हैं. तो हर एक को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने का मौका मिलता जाए. दिस इज़ द फोर्थ एलिमेंट. इससे होगा क्या, हर सुनने वाले को मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएंगे कि जिसने ये जवाब जनरेट किया उसने किस नज़रिए से इस सवाल को देखा और जिसने ऑल्टरनेट अजम्पशन जनरेट की उसने किस नज़रिए से देखा. देन कम्स द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया. अब आप इन तमाम जहनों को बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके आते हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हुए. पॉइंट ऑफ व्यू एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है और मुझे बड़ा पसंद है. अगर आप सैर व सियाहत के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि किसी भी सैर के लिए आप जाएं, किसी ऐसे मकाम पे आप जाएं तो वहाँ व्यू पॉइंट्स बने हुए होते हैं. यानी अगर आप मरी जा रहे होंगे तो मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं. एक व्यू पॉइंट से कश्मीर नज़र आता है, एक व्यू पॉइंट से रावलपिंडी नज़र आता है, एक व्यू पॉइंट से इस्लामाबाद नज़र आता है. इसका मतलब है कि ज़िंदगी में भी, लर्निंग प्रोसेस में भी हम जब एक सफ़र पे निकलते हैं तो मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं. जब हम मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू इकट्ठे कर लेंगे जहन में तो फिर हम वापस लैंडिंग करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट तक. और अब हम आएंगे और एक जगह पर उन तमाम सोचों को इकट्ठा करके लेके आएंगे. नाउ लेट्स रीथिंक द बेसिक प्रॉब्लम और द बेसिक क्वेश्चन. इसके बाद आते हैं इंटरप्रिटेशंस एंड इन्फ्रेंसेस. अगर आपको ये लगता है कि हम वापस बेसिक आइडिया पे पहुंच के सारे एक जगह पहुंच जाएंगे और सब एक ही नतीजा निकालेंगे तो ये भी मुबालगा है. ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम में आज जो प्रॉब्लम स्टेट की गई, आज जो क्वेश्चन पोज किया गया, उस पर तमाम लोग एक ही नतीजा लेके उठ खड़े हों. बहुत मुमकिन है कि आपकी क्लासरूम में आप और कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग इंटरप्रिटेशन लेके जाएं. एंड लेट दैट हैपन. दैट लीड्स टू फर्दर रिसर्च, दैट लीड्स टू फर्दर थिंकिंग. And last but not the least element is implications and consequences. हम इसके बाद बच्चों को वो प्रोजेक्ट देते हैं, हम इसके बाद बच्चों को वो असाइनमेंट देते हैं जिसमें वो अपना नज़रिया लेके जाते हैं जो उन्होंने क्लासरूम में जनरेट किया है इस तमाम प्रोसेस के बाद, और फिर वो उस प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. एंड देन दे कम अप विद द सोल्यूशन. एंड देन दे रियलाइज़ कि ओ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या जिस नतीजे पे यानी इन्फ्रेंस पे मैं पहुंचा था वो क्यों एप्लीकेबल नहीं है, और एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू या एक ऑल्टरनेट इन्फ्रेंस जो किसी और बच्चे ने या ग्रोह ने या टीचर ने दिया था वो कैसे एप्लीकेबल है. तो ये आता है इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बाद. इस पूरी गुफ्तगू का नतीजा हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हमने अपने क्लासरूम्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है तो सबसे पहले एज टीचर्स हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है. हमें किसी भी लेसन की तैयारी एक नतीजे पे पहुंचने के लिए नहीं करनी. हमें किसी भी लेसन की तैयारी ऐसे करनी है कि ये क्लासरूम में एक मसले की तरह पेश किया जाएगा, बच्चों के जहनों को और अपने जहन को ओपन माइंडेडली रिफ्लेक्ट करने की इजाज़त दी जाएगी, मुख्तलिफ राय आने दी जाएगी, उस मुख्तलिफ राय को इकट्ठा करके कंसेप्चुलाइज किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा. जब ये होना शुरू होगा तो आपके क्लासरूम में लिखी हुई कॉपीज़, जिनको आप नोटबुक्स कहें, कॉपीज़ कहें, क्लास वर्क के जर्नल्स कहें,
सब में तहरीर मुख्तलिफ होगी, एक तहरीर नहीं होगी। उस तहरीर को और उस सोच को लेके बच्चा क्लासरूम से जाएगा और फिर होमवर्क ये नहीं होगा कि इससे अगला सवाल सॉल्व कर लाना या इसको रिपीट करके आ जाना, नहीं। जो इंटरप्रिटेशन वो क्लास से लेके गया होगा, एक ग्रोह की सूरत में या इंडिविजुअल, वो जाकर इसकी इम्प्लीकेशंस पे काम करेगा और होमवर्क हो सकता है कि अगले हफ्ते वापस आए आज के लेसन का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल थिंकिंग और क्लासरूम में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम क्रिटिकल थ्योरी पे मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिएगा। आपकी दोस्त, आपकी टीचर डॉक्टर अफशा हुमा फ्रॉम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी।